बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है इफ़ेक्ट ऑफ मीडियम ऑन कैपेसिटेंस। यानी कि अगर आप कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान कोई इंसुलेटिंग मीडियम इंसर्ट कर देते हैं तो उसका कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है। और सेकंड वन फिर हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन को, कि जैसे ही हम डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान इंसर्ट करते हैं तो डाइलेक्ट्रिक किस तरीके से पोलराइज हो जाता है और उसकी पोलराइजेशन की वजह से जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि मीडियम को, किसी भी इंसुलेटिंग मीडियम को, जैसा कि हमने पहले ही अज्यूम किया था कि आप कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान वैक्यूम को कंसीडर करें, और हमने जो वैक्यूम के लिए कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को कैलकुलेट कर लिया था। आज हम देखेंगे कि किसी दूसरे मीडियम को, जैसा कि कोई इंसुलेटिंग मीडियम है, फॉर एग्ज़ाम्पल पेपर है, रबर है, वुड है, प्लास्टिक है, अगर आप इस तरह के मीडियम को इंसर्ट करते हैं कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान तो उसका कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है, हम इसको स्टडी करेंगे। सबसे पहले ये देख लेंगे कैपेसिटेंस बेसिकली होती क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि कैपेसिटेंस हम कहते हैं द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। कैपेसिटर की चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी को कैपेसिटेंस का नाम दिया जाता है, और वो कैपेसिटेंस के कुछ डिपेंडेंस फैक्टर्स भी आपको लास्ट टॉपिक के अंदर बताए थे। तो कैपेसिटेंस जो वो कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। कैपेसिटेंस डिपेंड करती है एरिया ऑफ प्लेट्स के ऊपर, कैपेसिटेंस डिपेंड करती है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स के ऊपर, और कैपेसिटेंस जो है वो डिपेंड करती है डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स। तो अगर आप मीडियम को, डाइलेक्ट्रिक को, जो कि प्लेट्स के दरमियान मौजूद है, अगर आप उसको चेंज करते हैं तो उसका कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के ऊपर इफ़ेक्ट होगा। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ जाती है या कम हो जाती है वो आज हम देख लेंगे। तो हमारे पास जो हमने लास्ट टाइम एक्सप्रेशन ड्राइव किया था बेटा जी, वो एक्सप्रेशन था कैपेसिटेंस विद वैक्यूम। हमने वैक्यूम के लिए जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है उसको कैलकुलेट किया था। यानी कि जो आपके पास कैपेसिटर की दो प्लेट्स थी, हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसीडर किया था, और इन दोनों पैरेलल प्लेट्स के दरमियान कोई भी मीडियम मौजूद नहीं था। इन दोनों पैरेलल प्लेट्स के दरमियान सिर्फ वैक्यूम था। तो वैक्यूम की परमिटिविटी को फिर हमने यूज़ किया, द कैपेसिटेंस विद वैक्यूम इज इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी। यहाँ पर आपको ये वाला फैक्टर क्या बता रहा है, ये जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट आपको क्या बता रहा है कि इस वक्त कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान वैक्यूम मौजूद है। अब हमने नेक्स्ट क्या किया, हमने यहाँ से वैक्यूम को रिमूव कर दिया और हमने यहाँ पर एक मीडियम इंसर्ट कर दिया। ये कोई भी मीडियम जो है वो हम यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं, कोई पर्टिकुलर मीडियम, जैसा कि अभी आपसे डिस्कस किया कि आप रबर इंसर्ट कर सकते हैं या कोई दूसरा इंसुलेटिंग मीडियम आप इंसर्ट कर सकते हैं। इंसुलेटिंग मीडियम, कोई भी इंसुलेटिंग मीडियम जिसको कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान इंसर्ट किया जाता है, उस इंसुलेटिंग मीडियम को हम क्या नाम देते हैं, दैट इज़ नेम्ड एज डाइलेक्ट्रिक। तो जब कभी भी आप डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे तो फिर आपको उस एक्सप्रेशन के अंदर, इस एक्सप्रेशन के अंदर आपको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की जगह पर उस मीडियम की परमिटिविटी को यूज़ करना पड़ेगा। तो हमने उसी एक्सप्रेशन को चेंज करके इस फॉर्म में लिख दिया, कैपेसिटेंस विद मीडियम इज इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन ऑफ द मीडियम। अब आप एप्सिलॉन नॉट यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हम इस मीडियम को कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के दरमियान इंसर्ट कर चुके हैं। तो ए एप्सिलॉन ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाय डी। अब आप जानते हैं, आप इससे पहले रिलेटिव परमिटिविटी को डिफ़ाइन कर चुके हैं, और अगर हम रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में जानते हैं, उसकी डेफिनेशन का आपको पता है, तो हम वहाँ से परमिटिविटी ऑफ द मीडियम को कैलकुलेट कर सकते हैं। व्हाट इज़ मेंट बाय रिलेटिव परमिटिविटी? इट इज़ द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम विद रिस्पेक्ट टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो अगर हम परमिटिविटी ऑफ मीडियम कैलकुलेट करते हैं, जैसा कि आप लोग ये वाले जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन पढ़ चुके हैं, रिलेटिव परमिटिविटी को डिफ़ाइन कर चुके हैं, एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कि एप्सिलॉन ऑफ फ्री स्पेस। आपने जो है वो परमिटिविटी यूज़ की थी फ्री स्पेस की। तो अगर मैं यहाँ से एप्सिलॉन ऑफ मीडियम को कैलकुलेट कर लूँ तो फिर मेरे पास ये वाला एक्सप्रेशन आ जाता है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो हमने इस एक्सप्रेशन के अंदर एप्सिलॉन ऑफ मीडियम जो है इसकी जगह पर क्या यूज़ कर लिया, इसकी जगह पर हमने यूज़ कर लिया एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो आप देख रहे हैं कि बाकी का जो फैक्टर है, यानी कि ये वाला जो फैक्टर है ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी, ये वाला फैक्टर दोबारा से किसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला फैक्टर इक्वल हो जाएगा कैपेसिटेंस विद वैक्यूम। तो हम यहाँ पर कैपेसिटेंस विद मीडियम इसको किसके इक्वल लिख सकते हैं, कैपेसिटेंस विद सम पर्टिकुलर मीडियम इज इक्वल्स टू कैपेसिटेंस विद वैक्यूम इनटू एप्सिलॉन आर। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एप्सिलॉन आर वाला जो फैक्टर है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और आप लोग ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं, इससे पहले लेक्चर्स के अंदर हम ये पढ़ चुके हैं कि एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 होती है। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर मीडियम के लिए एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 होती है। यानी कि अगर ये वाली वैल्यू 2 है तो इसका मतलब है कि कैपेसिटेंस की वैल्यू
विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम 2 टाइम्स इंक्रीज़ हो चुकी है। अगर ये वाली वैल्यू 5 है तो आप कह सकते हैं कि 5 टाइम्स इंक्रीज़ हो चुकी है। अगर आप ये वाली जो वैल्यू है वो 10 है तो आप कह सकते हैं कि कैपेसिटेंस विद सम पर्टिकुलर मीडियम, ये वाली वैल्यू जो है वो 10 टाइम्स हो चुकी है एज़ कम्पेयर टू कैपेसिटेंस विद वैक्यूम। तो यहाँ से इस एक्सप्रेशन की बदौलत आपको ये पता चला, इस एक्सप्रेशन की बेस पे आपको ये पता चल रहा है कि हमारे पास किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को अगर हम कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान इंसर्ट कर दें तो हमारे पास जो कैपेसिटर की चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है, यानी कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इंक्रीज़ हो जाती है। तो अब यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाता है एज वी नो दैट एप्सिलॉन आर इज़ ग्रेटर देन 1, सो कैपेसिटेंस विद सम पर्टिकुलर मीडियम इज़ ग्रेटर देन द कैपेसिटेंस विद वैक्यूम। अगर आपने वैक्यूम को यूज़ नहीं किया, वैक्यूम के अलावा कोई भी मीडियम यूज़ किया, तो आपके पास जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अब इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन बहुत गौर से समझिएगा। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन आपको ये बताता है कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इंक्रीज़ क्यों होती है, यानी कि अब आपको ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन की रीज़न पता चलेगी। आपको ये पता चलेगा कि इसके अंदर फिज़िक्स क्या है, आपको ये पता चलेगा कि किस तरीके से जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज़ हो जाती है बाय इंसर्टिंग सम पर्टिकुलर मीडियम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। अगर आप कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान कोई मीडियम इंसर्ट करते हैं तो उसका कैपेसिटेंस के ऊपर किस तरीके से इफ़ेक्ट होता है। अगर आपको मैथमेटिकली ये बता दिया गया कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ जाती है तो आपको ये अब पता चल जाएगा कि क्यों बढ़ती है, उसकी रीज़न क्या है। तो उसको अब आप गौर से देखें। हम सपोज़ कर लेते हैं कि हमारे पास जो है वो कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स मौजूद हैं। एक प्लेट जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है और दूसरी प्लेट जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। इन दोनों प्लेट्स के दरमियान आपने जो है वो एक इंसुलेटिंग मीडियम प्लेस कर दिया। इन दोनों प्लेट्स के दरमियान आपने डाइलेक्ट्रिक को प्लेस कर दिया। अब देखिए डाइलेक्ट्रिक बेसिकली है क्या। डाइलेक्ट्रिक एक इंसुलेटिंग मीडियम है, ये कभी भी चार्जेस को अलाउ नहीं करेगा कि चार्जेस इसमें से पास कर सकें। चार्जेस जो हैं वो इसमें से कंडक्ट नहीं कर सकते। लेकिन जब आपने डाइलेक्ट्रिक को प्लेस नहीं किया था मीडियम के अंदर, तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स थे उनका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक ही पॉइंट के ऊपर लाई कर रहे थे। दोनों के जो सेंटर्स हैं वो एक ही पॉइंट के ऊपर लाई कर रहे होते हैं। लेकिन जब आपने डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दिया दोनों प्लेट्स के दरमियान, तो उनके पॉजिटिव और नेगेटिव के जो सेंटर्स हैं वो मज़ीद कंसाइड नहीं करते, वो डिस्प्लेस हो जाते हैं। जैसा कि हम एक एटम की बात करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको यहाँ से वाला जो कॉन्सेप्ट है ये ईजीली क्लियर हो जाएगा। देखिएगा कि हम जो साइड्स के ऊपर प्लेट्स यूज़ कर रहे हैं, इन प्लेट्स के ऊपर अभी कोई भी चार्ज मौजूद नहीं है। हम एटम की बात कर रहे हैं। अब एटम जो है वो ओवरऑल न्यूट्रल होता है। हम जानते हैं कि एटम कंसिस्ट किसके ऊपर करता है। एटम कंसिस्ट करता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के ऊपर। एटम का जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है और उस न्यूक्लियस के सराउंडिंग एरियाज़ के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं। जितना पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर, उतने ही नेगेटिव चार्जेस बाहर न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो एटम जो है वो ओवरऑल न्यूट्रल होता है। लेकिन अब यहाँ पर आप देखें, इन दी एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब आपने कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की हुई तो न्यूक्लियस कहाँ पर, न्यूक्लियस बिल्कुल सेंटर के ऊपर, और इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग एरियाज़ के अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड नज़र आ रहा है। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब अगर इन तमाम इलेक्ट्रॉन्स को ओवरऑल इफ़ेक्ट देखा जाए तो वो ओवरऑल इफ़ेक्ट कहाँ पर आ रहा होगा। ये इलेक्ट्रॉन्स चूँकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस वजह से इन तमाम इलेक्ट्रॉन्स का जो ओवरऑल इफ़ेक्ट है वो भी कहाँ पर आएगा, बिल्कुल सेंटर पे। इसका मतलब है कि पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर कौन सा है, पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर भी न्यूक्लियस का सेंटर है। और नेगेटिव चार्जेस का सेंटर भी कौन सा है, नेगेटिव चार्जेस का सेंटर जो है वो भी पॉजिटिव चार्ज यानी कि न्यूक्लियस का सेंटर ही है। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर यहाँ पर मौजूद है तो फिर नेगेटिव चार्जेस का सेंटर भी यहाँ पर ही मौजूद है। रीज़न, इन तमाम इलेक्ट्रॉन्स का जो ओवरऑल इफ़ेक्ट है वो कहाँ पर आ रहा है, वो बिल्कुल सेंटर पे आ रहा है। अब आपने क्या किया नेक्स्ट स्टेप के अंदर, नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने इन दोनों प्लेट्स को चार्ज कर दिया। इन दोनों प्लेट्स को अगर हम चार्ज करते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं फॉर एग्जांपल, यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं, तो आपने तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिए। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते ही क्या होगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते ही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का जो सेंटर था, जो कि पहले कंसाइड कर रहा था एक ही पॉइंट के ऊपर, पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर भी मौजूद था और नेगेटिव चार्जेस का सेंटर भी मौजूद था। इसको हम कहते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के सेंटर्स कंसाइड करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
लेकिन जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से जो नेगेटिव चार्जेस हैं उनकी ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट देखें किस तरफ है। नेगेटिव चार्जेस का जो ओवरऑल इफेक्ट आ रहा है वो किस तरफ शिफ्ट हो चुका है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो किस तरफ शिफ्ट हो चुका है, नेगेटिव प्लेट की तरफ। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से अब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस के जो सेंटर्स हैं वो एक ही पॉइंट पर कंसाइड नहीं कर रहे, वो दो डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर मूव कर चुके हैं। पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर ये और नेगेटिव चार्जेस का सेंटर मैं यहाँ पर अज्यूम कर लेता हूँ, यहाँ पर। तो अब देखिए, अब आपको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के सेंटर्स के दरमियान एक डिस्प्लेसमेंट नज़र आ रही है। इस डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस डिस्प्लेसमेंट को हम डिस्प्लेसमेंट डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसको हम डायपोल का नाम देते हैं, यानी कि जो एटम है जो कि ओवरऑल न्यूट्रल था, आपने इसको दो पोल्स में कन्वर्ट कर दिया। आपने इसका एक पॉजिटिव पोल बना दिया, आपने इसका एक नेगेटिव पोल बना दिया, आपने इसको डायपोल में कन्वर्ट कर दिया। डायपोल को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस कॉन्स्टिट्यूट अ डायपोल। दो इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस जो कि बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस से उनको सेपरेट किया गया हो, वो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, डायपोल बनाते हैं। तो इस वक्त ये हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर यहाँ पर मौजूद है और नेगेटिव चार्जेस का सेंटर यहाँ पर मौजूद है। दोनों के सेंटर्स जो हैं वो मज़ीद कंसाइड नहीं कर रहे। इसका मतलब है कि आपने इस एंड को पॉजिटिव पोल बना दिया है और इस एंड को आपने नेगेटिव पोल बना दिया है। नेगेटिव पोल इज़ शिफ्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट एंड पॉजिटिव पोल इज़ शिफ्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट। तो इन दोनों पोल्स के दरमियान एक डिस्प्लेसमेंट डी है, जिसको आपने जो है वो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी से इसको आपने रिप्रेजेंट किया है। अब ज़रा गौर करें, इसको हम डायपोल का नाम दे रहे हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात करें, वो जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम आपने इंसर्ट किया था, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करते ही क्या होगा, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उन मॉलिक्यूल्स का एक एंड नेगेटिव पोल को रिप्रेजेंट कर देगा, दूसरा एंड पॉजिटिव पोल को रिप्रेजेंट कर देगा। क्यों? क्योंकि इससे पहले आपने इनको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस नहीं किया था। आपने जैसे ही कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान इसको प्लेस किया तो मॉलिक्यूल्स का एक नेगेटिव पोल बन गया और एक पॉजिटिव पोल बन गया। मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर थे, आपने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करके क्या कर दिया, पोलराइज कर दिया। अब नेगेटिव चार्जेस किस तरफ अट्रैक्ट हो गए, नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट हो गए पॉजिटिव प्लेट की तरफ, और जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो किस तरफ अट्रैक्ट हो गए, वो नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो गए। अब आपने यहाँ पर बहुत गौर से इसको समझना है। ज़रा देखिएगा, हमने जो बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की हुई है, यानी कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि कैपेसिटर की प्लेट्स के ज़रिए अप्लाई की हुई है, कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। इस तरीके से ये आपके पास एक्सटर्नली इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट तक पहुँच रही है। लेकिन अगर आप गौर करें तो जो मॉलिक्यूल्स हैं उन मॉलिक्यूल्स ने डायपोल्स की शेप ले ली है और डायपोल्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर ली है। ऑब्वियसली अगर डायपोल बन रहा है, एक पॉजिटिव एंड बन रहा है और एक नेगेटिव एंड बन रहा है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव एंड के दरमियान भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी। तो आप देखें, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इन दोनों के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को, यानी कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर रही है, अपोज कर रही है। तो जितने भी डायपोल्स बनेंगे उन तमाम डायपोल्स की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। अब अगर आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसकी ऑपोजिट है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज़ हो जाएगी। जब आपके पास दो वेक्टर्स हों और दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट हो, तो जब आप उनको सम अप करते हैं तो सम अप करने से आपके पास जो नेट रिजल्टेंट जो आपके पास आता है वो रिजल्टेंट डिक्रीज्ड फॉर्म में होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग थी, आपने इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड को काउंट किया तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज कर रही है, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में से आपने इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। आपके पास आंसर क्या आ गया, आंसर ये आया कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो गई, वो डिक्रीज़ होगी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के डिक्रीज़ होने की वजह से क्या होगा, जैसे ही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज़ होगी, इस प्लेट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस प्लेट से निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो नेगेटिव प्लेट तक नहीं पहुंच पा रही, या फिर आपने किसी भी तरीके से, हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंसर्ट करके इन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को वहां तक पहुंचने से रोक दिया। याद करें कि मैंने आपसे क्या कहा था फर्स्ट लेक्चर के अंदर, जब मैं आप लोगों को परमिटिविटी बता रहा था तो मैंने आपसे ये कहा था कि परमिटिविटी इसको नहीं कहा जाता कि कोई मीडियम कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अलाउ करता है,
परमिटिविटी इसके साथ रिलेट करती है कि कोई मीडियम कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ब्लॉक कर रहा होता है। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो कि यहाँ से यहाँ तक पहुँच रही थी, उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इस मीडियम ने ब्लॉक करना शुरू कर दिया है। इसी की वजह से हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो चुकी है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज़ हो चुकी है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के डिक्रीज़ होने की वजह से आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, जैसा कि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ग्रेडियंट। आपने ये वाला एक्सप्रेशन पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ग्रेडियंट V डिवाइडेड बाई D। उसी को हमने इस फॉर्म में लिख लिया, हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन आ गया, V इज इक्वल्स टू E मल्टीप्लाई बाई D। अब इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज़ हुई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज़ हुई। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के डिक्रीज़ होने की वजह से आपके पास जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू भी क्या हो गई, पोटेंशियल की वैल्यू भी डिक्रीज़ होगी। और अगर पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है ऑन सेम वैल्यू ऑफ चार्ज, जो चार्ज क्यू है वो कम नहीं हुआ, चार्ज क्यू तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले था, बस उस चार्ज से निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है वो नेगेटिव चार्ज तक नहीं पहुंच पा रही। तो ऑन सेम वैल्यू ऑफ चार्ज अगर पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज़ होती है तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, कैपेसिटेंस इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर हम चार्ज को कांस्टेंट रखते हैं तो कैपेसिटेंस का पोटेंशियल के साथ क्या रिलेशन बनेगा, इन्वर्स रिलेशन। विद डिक्रीज़ इन द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। तो आप देखें, आपने जैसे ही दोनों प्लेट्स के दरमियान किसी इंसुलेटिंग मीडियम को इंसर्ट किया, तो इंसुलेटिंग मीडियम को इंसर्ट करने की वजह से जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज़ हो चुकी है, कैपेसिटर की जो चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो चुकी है। इसको एक और वे में देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसकी बात नहीं करते, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये कहते हैं कि यहाँ पर हमने ऑपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड को अभी डिस्कस नहीं किया, हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी जो कि पॉजिटिव चार्जेस से ओरिजिनेट होती हैं। आप जानते हैं कि कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के दरमियान जब वैक्यूम मौजूद है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो बिल्कुल पैरेलल होती हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। अब मैं सपोज कर लेता हूँ इस पॉजिटिव चार्ज की बात करता हूँ, तो ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है इससे निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही, इस नेगेटिव चार्ज तक। इससे निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो इसके ऊपर टर्मिनेट हो जाती है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट होती है वो इसके ऊपर टर्मिनेट हो जाती है। तो ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही। हम ये क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि अब ये वाले जो चार्जेस हैं, ये वाले चार्जेस, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डाइपोल्स ने क्या कर दिया है, इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ख़त्म कर दिया है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम ये देखें तो इस पॉजिटिव चार्ज से निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इसके ऊपर टर्मिनेट हो जाती हैं। अगर हम इस चार्ज की बात करते हैं तो इससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके ऊपर टर्मिनेट हो जाती हैं। तो बहुत से ऐसे चार्जेस होंगे जिनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अब नेगेटिव चार्जेस के ऊपर नहीं पहुंच पा रही, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ओवरऑल क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज़ होगी। अब मैं ये कंसीडर करूँगा ये वाला जो चार्ज है इसका इफेक्ट ख़त्म हो गया, ये वाला जो चार्ज है इस चार्ज का इफेक्ट ख़त्म हो गया, इस चार्ज का इफेक्ट ख़त्म हो गया, तो ओवरऑल जो चार्जेस का इफेक्ट है वो कम हो जाता है। चार्जेस जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पहले कंट्रीब्यूट कर रहे थे, अब वो चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। सो द वैल्यू ऑफ चार्ज इफेक्टिवली डिक्रीजेस। ये याद रखिएगा कि जो मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ वो क्या है, द वैल्यू ऑफ चार्ज इफेक्टिवली डिक्रीजेस। चार्ज की वैल्यू डिक्रीज़ नहीं होती, चार्ज की वैल्यू इफेक्टिवली डिक्रीज़ हो जाती है। यानी कि वो चार्जेस जो कि अपना इफेक्ट नेगेटिव चार्जेस के ऊपर पहुंचा रहे थे, वो पॉजिटिव चार्ज जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल के नेगेटिव चार्ज के ऊपर पहुंच रही थी, अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज तक नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि उसकी फील्ड को किसने बैलेंस कर दिया है, उसकी फील्ड को बैलेंस कर दिया है डायपोल्स ने। डायपोल्स उसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो फील्ड को कैंसिल कर दिया। इसलिए इस तरीके से भी अगर देखें तो हमारे पास जो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है ड्यू टू डिक्रीज़ इन सरफेस चार्ज डेंसिटी। यानी कि ये वाला चार्ज तो अब कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, ये वाला चार्ज भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। इसी तरीके से अगर मैं इस चार्ज की बात कर रहा हूँ तो ये वाला चार्ज भी अब कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, लेकिन चार्जेस मौजूद वहीं पर हैं, क्योंकि ये वाला जो चार्ज है ये इस मीडियम के अंदर तो मूव नहीं कर सकता, कंडक्शन तो नहीं हो सकती, चार्ज मौजूद वहीं पर है, लेकिन वो जो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को मूव करवा रहा था नेगेटिव चार्ज तक, अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेगेटिव चार्ज तक नहीं पहुंच पा रही। सो द इफेक्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज डिक्रीजेज, इफेक्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज्ड। तो आपके पास जो पॉजिटिव चार्ज है उसका इफेक्ट अब नेगेटिव चार्ज तक नहीं पहुंच रहा। इसी तरीके से यहाँ पर जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो नेगेटिव चार्जेस का इफेक्ट पॉजिटिव चार्जेस तक नहीं पहुँच रहा। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो डिक्रीज़ होगी। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिहाज से अगर बात करें तो हम जानते हैं गॉसेस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन
गॉसेस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन के अंदर आपको बताया था E इज इक्वल्स टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी? सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीज़ होगी। सरफेस चार्ज डेंसिटी के डिक्रीज़ होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज़ होगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज़ होगी पोटेंशियल डिक्रीज़ हो जाएगा, और पोटेंशियल के डिक्रीज़ होने की वजह से कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इंक्रीज़ हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अब देखें बैटरी क्या करती है। बैटरी फॉर एग्जांपल जो हम यूज़ कर रहे थे वो 5 वोल्ट की बैटरी थी। बहुत गौर से देखिएगा, हम जो बैटरी यूज़ कर रहे थे, जिस बैटरी ने इस कैपेसिटर की प्लेट्स को चार्ज कर दिया था, उस बैटरी का जो वोल्टेज है वो 5 वोल्ट था। बैटरी कैपेसिटर की इन दोनों प्लेट्स के दरमियान भी कितना वोल्ट मेंटेन कर चुकी थी? 5 वोल्ट मेंटेन कर चुकी थी। लेकिन जैसे ही आपने डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंसर्ट किया, डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंसर्ट करने की वजह से चार्जेस की वैल्यू तो वही है, लेकिन अब पोटेंशियल की वैल्यू वो नहीं रही, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज़ हुई। इलेक्ट्रिक फील्ड के डिक्रीज़ होने की वजह से पोटेंशियल भी क्या हो गया? पोटेंशियल भी डिक्रीज़ हो गया। अब आप मुझे बताएं कि इतने ही चार्जेस के ऊपर, जो चार्जेस अभी यहाँ पर मौजूद हैं, इतने ही चार्जेस के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो चुकी है? पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज़ हो चुकी है। अब जो कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल है वो पोटेंशियल 5 वोल्ट नहीं बल्कि 3 वोल्ट है। बैटरी फिर से क्या करेगी? बैटरी फिर से चार्जेस को सप्लाई करना शुरू कर देगी। यहाँ से नेगेटिव चार्जेस लेती है और फिर से इसको सप्लाई करना शुरू कर देती है, और तब तक सप्लाई करती रहेगी जब तक कि पोटेंशियल दोबारा से कितना नहीं हो जाता, जब तक कि पोटेंशियल दोबारा से 5 वोल्ट के इक्वल नहीं हो जाता। तो इसका मतलब है कि कैपेसिटर की चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी बढ़ गई। जिन चार्जेस के ऊपर कैपेसिटर 5 वोल्ट शो कर रहा था डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करने से पहले, उन्हीं चार्जेस के ऊपर कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करने के बाद 3 वोल्ट शो कर रहा था। अब कैपेसिटर ये डिमांड कर रहा है कि अगर 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो बैटरी उसको मज़ीद चार्जेस सप्लाई करे। तो कैपेसिटर की चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी इंक्रीज़ हो चुकी है। तो हम यहाँ से ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो सेम वैल्यू ऑफ चार्ज के ऊपर, जब आपने चार्ज की वैल्यू को कांस्टेंट रखा था, सेम वैल्यू ऑफ चार्ज के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है, और पोटेंशियल की वैल्यू के डिक्रीज़ होने की वजह से जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ये हमारे पास डायपोल मोमेंट से रिलेटेड एक एक्सप्रेशन है। P को डायपोल मोमेंट का नाम दिया जाता है। टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस कॉन्स्टिट्यूट अ डायपोल। सो हमारे पास डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन है। डायपोल मोमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन चार्जेस। तो आप चार्ज को जब डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास डायपोल मोमेंट आ जाता है। और अगर इसकी यूनिट को देखा जाए तो यूनिट हमारे पास कौन सी आएगी? कूलम के लिए, चार्ज के लिए जो यूनिट यूज़ की जाएगी वो है कूलम, और डिस्प्लेसमेंट के लिए जो यूनिट यूज़ की जाती है दैट इज़ मीटर। तो डायपोल मोमेंट जो है वो किस में मैयर किया जाता है? डायपोल मोमेंट मैयर किया जाता है कूलम मीटर के अंदर। अब आपके पास एप्सिलॉन आर की काफ़ी सारी डेफिनेशंस हो चुकी हैं। अगर आप गौर करें तो आप ये वाला एक्सप्रेशन पढ़ चुके हैं, एफ मीडियम इज इक्वल्स टू एफ वैक्यूम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर। यहाँ से एप्सिलॉन आर की वैल्यू आ गई। एप्सिलॉन आर इज़ द रेशियो ऑफ फोर्सेस। आपके पास ये दूसरा एक्सप्रेशन, ई मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, ई मीडियम इज इक्वल्स टू ई वैक्यूम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर। आपके पास एप्सिलॉन आर की दूसरी वैल्यू आ गई। एप्सिलॉन आर इज़ द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटीज़। आपके पास ये थर्ड एक्सप्रेशन, वी मीडियम पोटेंशियल की बात करें, पोटेंशियल विद मीडियम इज इक्वल्स टू पोटेंशियल विद वैक्यूम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ पोटेंशियल्स। इसके बाद आपके पास जो एप्सिलॉन आर है वो अब आपको कहाँ से मिल रहा है? इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको मिल रहा है यहाँ से एप्सिलॉन आर। कैपेसिटेंस विद मीडियम इज इक्वल्स टू कैपेसिटेंस विद वैक्यूम इनटू एप्सिलॉन आर। ये देख लें कि बाकी सबके साथ जो रिलेशन है वो इससे स्लाइटली डिफरेंट है। एप्सिलॉन आर डिनोमिनेटर में आ रहा था, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में था, यहाँ पर भी एप्सिलॉन आर डिनोमिनेटर में था, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में था, लेकिन कैपेसिटेंस को क्या कर दिया? कैपेसिटेंस को इंक्रीज़ कर दिया बाय अ फैक्टर एप्सिलॉन आर। तो जब आप एप्सिलॉन आर को डिफाइन करेंगे तो आप वैक्यूम बाय मीडियम नहीं करेंगे, आप मीडियम बाय वैक्यूम से इसको प्रूव कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास जो एप्सिलॉन आर है उसकी एक अपनी डेफिनेशन भी मौजूद है, जो कि हमने यहाँ पर इसको काउंट कर लिया। दैट इज़ एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन विद मीडियम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपके पास मल्टीपल एक्सप्रेशंस आते हैं जिनके ज़रिए आप रिलेटिव परमिटिविटी को क्या कर सकते हैं? डिफ़ाइन कर सकते हैं। होपफुली आप लोगों ने आज का जो लेक्चर है, आज का जो टॉपिक था उसको आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। आप इसको गौर से देखें, कन्फ्यूजन्स हो तो आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बात होगी। अल्लाह हाफिज़।